आज हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो राजनीतिक फैसले होते हैं, आखिर ये लिए कैसे जाते हैं? क्या ये बस कुछ बड़े नेताओं की सोच का नतीजा है? या फिर समाज में जो अलग-अलग गुट हैं, उनके दबाव का खेल है? हमारे पास जो स्रोत हैं, वो राजनीति को सिर्फ संस्थाओं के तौर पर नहीं देखते, बल्कि वो लोगों और समूहों का जो व्यवहार है, उसके आईने में देखते हैं। तो चलिए पहले जरा रिचर्ड सी स्नाइडर के एक दिलचस्प सिद्धांत पर बात करते हैं, निर्णय निर्माण सिद्धांत। ये उस दौर की सोच है, मतलब जब राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति आई थी, जब विद्वानों ने सिर्फ नियमों और संस्थाओं के बजाय असल में लोग कैसे सोचते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, उस पर ध्यान देना शुरू किया। हाँ, बिल्कुल। और स्नाइडर का कमाल यही है कि वो कहते हैं कि किसी भी राजनीतिक फैसले को अगर समझना है तो हमें सीधे उस व्यक्ति पर या उन व्यक्तियों पर फोकस करना होगा जो वो फैसला ले रहे हैं, और सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनकी पूरी प्रक्रिया को देखना होगा। ये कोई मतलब एक झटके का काम नहीं है, ये एक सिलसिला है और इस पर कई चीजों का असर पड़ता है। जैसे फैसला लेने वाले की अपनी सोच क्या है, उसके अपने पूर्वाग्रह, डर यानी मनोवैज्ञानिक कारक, फिर उस पद पर रहते हुए उससे क्या उम्मीदें हैं यानी भूमिका की उम्मीदें, आसपास का सामाजिक राजनीतिक माहौल कैसा है, ये भी बहुत मायने रखता है। और हाँ, जो जानकारी उनके सामने है वो उसे किस नजरिए से देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। अच्छा, मतलब स्नाइडर ये कह रहे हैं कि कोई कानून पास हो रहा है या मान लीजिए युद्ध का ऐलान हो रहा है, तो ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि देश के लिए क्या अच्छा है, बल्कि इस पर भी कि वो जो नेता फैसला ले रहे हैं वो उस सिचुएशन को, उस हालात को कैसे देख रहे हैं, उनकी अपनी समझ क्या है, उनके पद की उनसे क्या मांग है और उन्हें कौन से रास्ते मुमकिन लग रहे हैं, कौन से नहीं। जैसे भारत की विदेश नीति का उदाहरण लें, ये सिर्फ राष्ट्रीय हित जैसी बड़ी बड़ी बातों से तय नहीं होती, बल्कि इससे भी तय होती है कि प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या जो मुख्य सलाहकार हैं वो दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें कैसे समझ रहे हैं, उनकी अपनी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो ये सिद्धांत संकट के समय में या वार्ताओं में, खासकर विदेश नीति को समझने में बहुत मददगार है, क्योंकि ये उस इंसानी पहलू को सामने लाता है। सोचिए, विदेश नीति सिर्फ नक्शों और समझौतों का खेल नहीं है, बल्कि नेताओं के दिमाग और उनकी धारणाओं का भी आईना है एक तरह से। तो ये तो हुई अंदर की बात कि फैसला लेने वाले का दिमाग कैसे काम कर रहा है, वो क्या सोच रहा है। लेकिन राजनीति पर बाहरी दबाव भी तो होते हैं, है ना? और यहीं पर आर्थर बेंटले और डेविड ट्रूमैन का समूह सिद्धांत आता है। इनका मानना था कि राजनीति असल में, आप कह लीजिए, अलग अलग मतलब साधने वाले जो गुट हैं उनके बीच की खींचतान और समझौते का ही खेल है। बिल्कुल सही कहा। इनके हिसाब से समाज जो है वो कई तरह के समूहों का एक जाल है। कोई आर्थिक फायदे के लिए बना समूह है, कोई धर्म या संस्कृति के नाम पर जुड़ा है, कोई किसी खास पेशे वाला समूह है जैसे डॉक्टर या वकील। और ये सारे समूह अपने अपने हितों के लिए लगातार एक दूसरे से, कह सकते हैं, भिड़ते भी हैं, कभी हाथ भी मिलाते हैं और सरकार की नीतियों पर असर डालने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस नजरिए से देखें तो सरकार एक तरह से इन समूहों के बीच रेफरी जैसी भूमिका निभाती है, जो सबके दावों में मतलब एक तालमेल बिठाने की कोशिश करती है। बेंटले ने तो यहां तक कह दिया था, और ये बड़ी पते की बात कही थी उन्होंने, कि समूह ही राजनीति की असली हकीकत हैं। संस्थाएं तो बस इन समूहों की गतिविधियों का नतीजा भरें। ये उस वक्त की जो पारंपरिक सोच थी उसको सीधी चुनौती थी। सही। फिर डेविड ट्रूमैन ने इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जब एक जैसे हित वाले लोग, मतलब जिनकी इंटरेस्ट कॉमन है, वो जानबूझकर साथ आते हैं और मिलकर कोशिश करते हैं, तब समूह बनते हैं। और उन्होंने खास तौर पर दबाव समूहों पर यानी प्रेशर ग्रुप्स पर जोर दिया। उनका मानना था कि ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ चुनावों के वक्त ही नहीं आवाज उठाते, बल्कि बीच के समय में भी आम लोगों की बात रखते हैं, उनके हितों की पैरवी करते हैं और सरकार पे एक तरह की निगरानी भी रखते हैं। ये सुनने में तो काफी तार्किक लगता है, पर क्या वाकई ऐसा होता है? मतलब हमारे आसपास कोई मिसालें हैं इसकी? शक, भारत में ही देखिए ना, किसान यूनियनें हैं, वो खेती की नीतियों पर असर डालना चाहती हैं। व्यापारियों के संगठन हैं, वो टैक्स या नियमों पर लॉबिंग करते हैं। पर्यावरण के लिए काम करने वाले एनजीओ हैं, वो किसी प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हैं। छात्र अपनी मांगों के लिए आंदोलन करते हैं। महिला संगठन बराबरी के मुद्दे उठाते हैं। ये सब क्या है? ये सब समूह आधारित राजनीति के ही तो उदाहरण हैं, जो लगातार नीति निर्माण को प्रभावित कर रहे हैं। इस समूह सिद्धांत की अहमियत कई बातों में है मेरे ख्याल से। एक तो ये समाज और राजनीति को जोड़कर दिखाता है, जो बहुत जरूरी है। दूसरा,
ये समझाता है कि ताकत सिर्फ कुछ गिने चुने नेताओं या संस्थाओं के पास ही नहीं होती, बल्कि समाज के अलग अलग समूहों में बटी होती है। इसी को राजनीति विज्ञान में बहुलवाद कहते हैं, प्लूरलिज्म। मतलब ये सोच कि असली ताकत किसी एक केंद्र में नहीं है, बल्कि समाज के कई अलग अलग केंद्रों में फैली हुई है। तो संक्षेप में अगर कहें तो जहां स्नाइडर फैसला लेने वाले की अंदरूनी सोच और भूमिका पर जोर देते हैं, वहीं बेंटले और ट्रूमैन राजनीति को चलाने वाली बाहरी ताकतों पर, यानी समूहों की आपसी खींचतान पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और दोनों ही नजरिए हमें सिर्फ संस्थाओं से आगे बढ़कर देखने में मदद करते हैं, इंसानी व्यवहार, आपसी बातचीत और सामाजिक ताने बाने को समझने में मदद करते हैं। तो आज हमने राजनीति को समझने के दो अहम नजरियों पर बात की, रिचर्ड स्नाइडर का निर्णय निर्माण सिद्धांत और बेंटले व ट्रूमैन का समूह सिद्धांत। एक तरह से एक अंदर देख रहा है, दूसरा बाहर। हाँ, और ये सोचने वाली बात है ना कि जब हम किसी राजनीतिक घटना को या किसी नीति को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या उस व्यक्ति पर जो फैसला ले रहा है, उसकी सोच, उसके हालात पर, या फिर मैदान में जो अलग अलग समूह उतरे हुए हैं, उनके दबाव और उनके आपसी समीकरणों पर? शायद सच कहीं इन दोनों के बीच में ही है, और दोनों को मिलाकर देखने से ही हमें किसी भी राजनीतिक हकीकत की शायद ज्यादा गहरी और पूरी तस्वीर मिल सकती है।